गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी आप काफ़ी बेहतर स्थिति में होगी। पीटी की भी और मेंस की भी एक संभावित तिथि का अनाउंसमेंट तो बीपीएससी ने किया ही है, लेकिन एक्यूरेट डेट अभी नहीं है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों की तैयारी लगातार चल रही है, अब वो लोग पीटी के साथ साथ थोड़ा बहुत मेंस पे भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे। और ये ज़्यादा बेहतर भी होगा आप लोगों के लिए कि आप पीटी के साथ साथ थोड़ा मेंस को भी बेहतर करते चलें, तो रिजल्ट आपके बिल्कुल करीब होगा। ठीक है, मैं इधर लगातार यूट्यूब भी देख रहा था और कुछ स्टूडेंट फ़ोन भी लगातार कर रहे थे। और जनरली जो स्टूडेंट का डिमांड होता है वो शॉर्टकट का डिमांड होता है। और यूट्यूबर भी जितने लोग हैं, ज़्यादातर लोग किसी भी एग्जामिनेशन को इस रूप में प्रेजेंट करते हैं जैसे लगता है कुछ है ही नहीं, आप आराम से निकाल सकते हो, बहुत आसान सा तरीका है, शॉर्टकट तरीका है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस एग्जामिनेशन को खासकर अब बीपीएससी को देने वाले सिर्फ बिहार के स्टूडेंट नहीं हैं, बल्कि अब इसमें प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई है। आपको तो पता है 6 लाख एप्लीकेंट, 6 लाख प्लस एप्लीकेंट है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं बीपीएससी के लिए। सिविल सर्विसेज देने वाले भी बीपीएससी दे रहे हैं। इसका मतलब है कि अच्छे स्टूडेंट के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और वैसी स्थिति में इसको हल्के में लेना कहीं से उचित नहीं होगा। और कभी भी किसी एग्जामिनेशन की तैयारी, या फिर आप ऐसे सोचिए कि आप किसी लक्ष्य के प्रति अगर डेडिकेटेड हैं तो उसकी तैयारी कभी हल्के में नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि तो आपका विश्वास हिल जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा अगर 2 बार 4 बार नहीं हुआ तो। इसलिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, एकमात्र मेथड है लेबर, स्टडी, रिवीजन, यानी उन चीज़ों को रिवाइज करके परफेक्शन हासिल करना और देन प्रैक्टिस, अपना मूल्यांकन करना कि भाई हम कहाँ हैं और मुझे और कितने मेहनत की ज़रूरत है। यही 3 प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से होकर गुजरते रहेंगे रिजल्ट हो जाना है। दूसरा और कोई मेथड बना ही नहीं है। जहाँ तक रही बात मोटिवेशन की, मोटिवेट होने की, तो जनरली आजकल स्टूडेंट को आदत पड़ गई है कोई कहानी, कोई किस्सा इस प्रकार हो जो हमको मोटिवेट करे। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप अगर इस जॉब के प्रति इंटरेस्टेड हैं, 2 ही मतलब कि वजह हो सकता है कि आप इस जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं। एक तो आपकी दिली ख्वाहिश होगी कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में आए, हम कुछ समाज के लिए, कुछ परिवार के लिए करें, या दूसरा वजह यही हो सकता है कि या तो हम निम्न वर्ग से बिलोंग करते हैं या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं कि भाई हमें थोड़ी माने प्रतिष्ठा भी चाहिए, हमें अच्छा नौकरी भी चाहिए, हमें पावर भी चाहिए। यही वजह है कि हम इस नौकरी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एकदम मैं जेन्युइनली बात बोला, इसलिए कि मैं भी आप ही लोगों की तरह उसी वर्ग से बिलोंग करता हूँ और जो मैं तैयारी करता था तो शायद इसी प्रकार की इच्छा हमारे अंदर भी होती रही होगी। तो यही वजह है। तो जैसे ही आप कभी सोचेंगे कि आपके लिए एग्जामिनेशन क्यों ज़रूरी है, आप क्यों आना चाहते हैं और आपके लिए कितना इसकी नेसेसिटी है, आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे। यानी अगर डेडिकेशन है तो आप मोटिवेटेड हैं, आपको मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर डेडिकेटेड नहीं है तो मोटिवेशन कितनों बार हो जाए आपको फिर ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं आज फिर कुछ मोटिवेट होते, यानी दिन भर में 3-4 बार मोटिवेट होने की ज़रूरत पड़ेगी। यह बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए इस मुगालते से निकल जाइए कि बगैर मेहनत का कुछ होगा, मेहनत किए बगैर कुछ भी नहीं होगा। हम लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि भगवान हमारे प्रति श्रद्धा करे और क्या करे कि भाई एकदम रातों रात कहे कि नहीं चलो तुम्हारा ही सीट जगह है, तुम ही बनोगे। ऐसा नहीं है। 99% क्या उससे ज़्यादा % लोग अगर भी होंगे तो भगवान इतना मेहरबान नहीं है, वो जानता है कि इसमें मेहनत की क्षमता है, मेहनत करके निकाल लेगा। लाख मांगिएगा, मनाइएगा, नहीं मिलेगा कुछ भी। इसलिए कर्म करना है, मेहनत करना है और प्रैक्टिस करना है, जाहिर सी बात है रिवीजन करना है, आपका रिजल्ट होगा। यही प्रक्रिया है, पूर्णता प्राप्त कभी नहीं होती है, उसी बीच में रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, और ये मान के चलिए कि सभी में संभावना है, बशर्ते उस संभावना के साथ आप अपनी क्षमता को ऐड कर दें, आपका रिजल्ट आपके पास होगा, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं पाल आर्ट पे। पाल कला पे ये बीपीएससी मेंस जीएस फर्स्ट पेपर में आप देखते होंगे कि आपका इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री में एक पार्ट आर्ट का है
और आर्ट में जो सिलेबस में मेंशन है वो आपका 3 आर्ट ही है। एक आपका मौर्यन आर्ट, दूसरा पाल आर्ट और तीसरा पटना कलम शैली। लेकिन एज ए बिहार की संस्कृति सिलेबस में ऐड है, इसलिए मधुबनी पेंटिंग भी पूछ सकता है, या बिहार में कला चित्रकला का डेवलपमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन चलिए आज हम लोग पाल आर्ट पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको कला के किसी भी रूप के 2 ही मुद्दे को जानने की जरूरत पड़ती है। एक उसकी शैलीगत विशेषता को और दूसरा उससे संबंधित एग्जाम्पल को। 2 चीज़ों पे अगर आपकी पकड़ है तो आप आंसर बेहतर लिखेंगे, बहुत बेहतर मार्क्स लाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि जब हम पाल कला को पढ़ते हैं, ये तो पता है, नाम देखकर ही लग रहा है कि पाल शासकों के संरक्षण में विकसित कला है, जिसका नामकरण क्या हुआ, पाल कला। ठीक है, ये पाल शासक बंगाल बिहार में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, शासन करते हैं। ये दौर क्या है, 800 से 1200 का दौर है। उसी दौर में बंगाल बिहार में पाल शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की और पाल शासकों के संरक्षण में कला के विविध स्थापत्य कला भी है, मूर्ति कला भी है और चित्रकला भी है। स्पष्ट है। अब जब यहाँ पे हमें पढ़ना होगा स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला को, तो जाहिर सी बात है हम 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे। यानी कला के किसी भी पक्ष के शैलीगत फीचर्स को जानने की कोशिश करेंगे, दूसरा उससे रिलेटेड एग्जाम्पल को जानने की कोशिश करेंगे, जो उत्तर लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आपका पूरा उत्तर उसी से कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे सोचिए कि जब हम पाल आर्ट को पढ़ते हैं तो पाल आर्ट के 3 रूप को पढ़ते हैं, जिसमें जो पहला रूप है वो क्या है, स्थापत्य कला है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा कि जनरली पाल शासकों के काल के स्थापत्य कला के 2 प्रकार तो अवेलेबल होने चाहिए थे, एक गैर धार्मिक और दूसरा धार्मिक। लेकिन स्थापत्य कला का धार्मिक एग्जाम्पल पर्याप्त रूप से मिला है। ठीक है, यानी स्थापत्य का स्वरूप क्या है, तो धार्मिक है। धार्मिक क्यों कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। धार्मिक इसलिए कहते हैं कि स्थापत्य कला के 2 रूप का दर्शन होता है। पाल आर्ट के अंतर्गत एक बौद्ध स्थापत्य और दूसरा क्या, हिंदू स्थापत्य। बौद्ध स्थापत्य और हिंदू स्थापत्य का दर्शन होता है। यही दोनों के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पाल शासकों के काल में जिस स्थापत्य कला का डेवलपमेंट हुआ, अगर उसमें बौद्ध स्थापत्य है तो बौद्ध स्थापत्य के अंतर्गत किस स्थापत्य कृति का डेवलपमेंट हुआ। आप गौर करके देखेंगे कि पाल शासकों के द्वारा ढेर सारे महाविहार के निर्माण करवाए गए। महाविहार, ध्यान रखिएगा, बिहार से ही महाविहार शब्द बना है। महात्मा बुद्ध ने बिहार निर्माण की परंपरा विकसित की। क्यों? इसलिए कि बौद्ध भिक्षु बिहार में क्या करें, निवास करें। कब? वर्षा काल में। यानी वर्षावास के लिए बिहार निर्माण की परंपरा थी। यानी बिहार क्या है, बौद्ध भिक्षुओं का आश्रय स्थल है। लेकिन कालक्रम में गुप्त काल तक आते आते ये बिहार शैक्षणिक परिसर के रूप में विकसित हो गया। कुछ ऐसे भी बिहार थे जो बिल्कुल कंप्लीट शैक्षणिक परिसर थे और कुछ ऐसे भी महाविहार थे जहां स्टूडेंट रहते भी थे, आश्रय स्थल का भी काम करता था और शैक्षणिक स्थल का भी काम करता था। तो जाहिर सी बात है कि पाल शासकों के काल में जिस बौद्ध स्थापत्य का डेवलपमेंट हुआ उसमें एक क्या है, महाविहार है, दूसरा क्या है, स्तूप और क्या, चैत्य के प्रमाण मिले। ठीक है, दूसरी ओर जब देखते हैं हिंदू स्थापत्य, जाहिर सी बात है पाल शासक बौद्ध धर्मावलंबी थे। पाल शासक बौद्ध धर्मावलंबी थे। बौद्ध धर्म में भी वज्रयान शाखा से उनकी संबद्धता रही है। तो जाहिर सी बात है कि इनकी रुचि विशेष रूप से बौद्ध धर्म के प्रति थी। यही वजह है कि पाल शासकों के काल के स्थापत्य के जो प्रमाण मिलते हैं उसमें बौद्ध स्थापत्य के प्रमाण हिंदू स्थापत्य की तुलना में ज्यादा मिलते हैं। लेकिन शासकों ने लोक रुचि का भी ख्याल रखा। यही वजह है कि इनके काल में हिंदू स्थापत्य का भी डेवलपमेंट हुआ और हिंदू स्थापत्य के रूप में किसका डेवलपमेंट हुआ, देव मंदिर का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अब यहां पे बिल्कुल क्लियर हो गया क्या कि स्थापत्य कला जो है पाल काल का, इसका 2 रूप है, एक बौद्ध स्थापत्य और दूसरा क्या, हिंदू स्थापत्य। बौद्ध स्थापत्य के अंतर्गत महाविहार, स्तूप और चैत्य का डेवलपमेंट हुआ और हिंदू स्थापत्य के अंतर्गत क्या हुआ, देव मंदिर का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है,
मैंने अभी अभी बात किया, जब हम आंसर प्रेजेंट करेंगे तो हम किस चीज के बारे में प्रेजेंट करेंगे? दो चीजों को प्रेजेंट करेंगे। एक इसके शैलीगत विशेषता को प्रेजेंट करेंगे और दूसरा सामने में एग्जाम्पल को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, महाविहार का मतलब होता है शैक्षणिक परिसर, आपको भी पता है। ठीक है, और स्तूप का डेवलपमेंट हुआ तो आप ऐसे सोचिए कि स्तूप निर्माण पहली बार पाल शासकों के काल में नहीं होता है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ही स्तूप परंपरा का डेवलपमेंट हो गया। नहीं, आपने पढ़ा होगा महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष का बंटवारा हुआ और उसे पवित्र धातु मानकर उसके ऊपर क्या हुआ? स्तूप की आकृति का डेवलपमेंट हुआ, स्तूप स्मारक का विकास हुआ। कालक्रम में अशोक जब बौद्ध धर्मावलंबी बना तो अशोक के काल में ढेर सारे स्तूप और ढेर सारे विहार के डेवलपमेंट हुए। इसका मतलब मौर्य काल में भी स्तूप बन रहा था, मौर्य काल में विहार निर्माण का कार्य चल रहा था। जस्ट मौर्य काल के बाद पोस्ट मौर्य पीरियड में कई विदेशियों की सत्ता भारत में रही है, जिसमें शक भी थे, कुषाण भी थे, इंडो ग्रीक भी हुआ करते थे, बैक्ट्रियन पर्थियन का आगमन हुआ। आपने अगर पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा कि इंडो ग्रीक शासक या कुषाण शासक ने भारत में एक बृहत्तर साम्राज्य का निर्माण किया। ये दोनों शासक बौद्ध धर्मावलंबी हुआ करते थे। इसका मतलब है इन दोनों शासकों के संरक्षण में भी क्या हुआ? स्तूप परंपरा का डेवलपमेंट हुआ। और यही वह दौर था जब महेश शाक्य स्तूप बन रहे थे, यानी बड़े आकार के स्तूप का डेवलपमेंट हुआ, स्तूप में अलंकरण की प्रवृत्ति बढ़ गई। या आपने पढ़ा होगा कुषाण काल में महायान का डेवलपमेंट हुआ और महायान में बुद्ध क्या बन गए? ईश्वर बन गए, पूजनीय बन गए, बुद्ध का सजीव अंकन हो सकता था। तो कुषाण काल में जिस स्तूप परंपरा का डेवलपमेंट हुआ उसमें हम देखते क्या है? अलंकरण की प्रवृत्ति बढ़ गई, स्तूप का आकार बड़ा हो गया। ठीक है, साथ ही साथ महात्मा बुद्ध की मूर्तियां स्थापित की जाने लगी, दीवारों पे महात्मा बुद्ध का चित्रण होने लगा। ये तमाम प्रकार के डेवलपमेंट हो रहे थे। आगे गुप्त काल में गुप्त शासक ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। इसके बावजूद आपने पढ़ा होगा कि गुप्त काल में भी स्तूप निर्माण हो रहा था। सारनाथ का स्तूप का डेवलपमेंट गुप्त काल में हुआ। इसका मतलब है कि जिस महाविहार का निर्माण हो रहा है, जिस स्तूप का निर्माण हो रहा है या चैत्य का निर्माण हो रहा है, चूंकि चैत्य डेवलपमेंट पोस्ट मौर्य पीरियड में नासिक पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में हो रहा था, यानी ये चैत्य वही बनेगा विशेष रूप से पहाड़ी वाले क्षेत्र में ही। तो ये तमाम प्रवृत्तियां पहले से मौजूद थी। पाल कला के अंतर्गत क्या हुआ? इसका डेवलपमेंट हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप बता सकते हैं कि पाल शासकों के अंतर्गत जिस बौद्ध स्थापत्य का डेवलपमेंट हुआ, ये क्या है? ये निरंतरता की प्रवृत्ति के तहत इसका विकास है। यानी पहले से विकास हो रहा था, इस काल में भी डेवलपमेंट हो रहे थे। अब इसके अंतर्गत तब आप प्रेजेंट करेंगे भाई इसके प्रमाण कहां से मिले, तब आप बता सकते हैं कि महाविहार के रूप में पाल शासकों ने सोमापुर महाविहार का निर्माण करवाया, उदंतपुरी महाविहार का निर्माण करवाया, विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया, है ना? नालंदा महाविहार का जीर्णोद्धार करवाया, उसके आकार का डेवलपमेंट करवाया। ऐसे तमाम प्रकार के महाविहार के डेवलपमेंट कब हो रहे हैं? पाल शासकों के काल में हो रहे हैं। ठीक है, तो पाल शासकों ने जिस महाविहार के डेवलपमेंट करवाए, आखिर उसकी संरचना कैसी है, उसकी शैलीगत विशेषता कैसी है, तब आप गौर करके देखेंगे कि पाल शासकों के नेतृत्व में जिस महाविहार के डेवलपमेंट हुए, वो महाविहार एक धार्मिक स्मारक के रूप में, महाविहार का डेवलपमेंट जो हुआ, महाविहार का निर्माण हुआ, वो ईंट गारे पे आधारित है। विशेष रूप से ईंट का इस्तेमाल हुआ है, मिट्टी के गिलेबा का इस्तेमाल हुआ है, तो ईंट गारे का इस्तेमाल हुआ। महाविहार में अगर हम संरचना देखें तो क्या है? महाविहार 2 मंजिले हैं, चूंकि महाविहार बहुमंजिली आकृति का होता था, तो 2 मंजिले महाविहार का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें सोपान सीढ़ी का विन्यास है, जिसमें आंगन और बरामदे का विन्यास है। बरामदे के पीछे क्या? कमरे का विन्यास है, छात्रों के रहने के लिए, पढ़ने के लिए। इसी रूप में महाविहार के डेवलपमेंट हुए। ऐसे ही महाविहार के प्रमाण कहां से मिलते हैं? आपको जिक्र करना किसके बारे में है? विक्रमशिला महाविहार की चर्चा करेंगे। विक्रमशिला महाविहार, इसके प्रमाण अवेलेबल हैं और यहां से महाविहार की निर्माण योजना की जानकारी मिल जाती है, जिससे पता चलता है कि ईंट गारा आधारित महाविहार हुआ करता था, जिसमें बड़ा सा चकोर आंगन, आंगन के चारों ओर बरामदे और बरामदे के पीछे कमरे का विन्यास हुआ करता था। ठीक है, या दूसरी बात, महाविहार की दीवार पे, बाह्य दीवार पे, बाहरी दीवार पे
भित्ति चित्रण की प्रवृत्ति रही है। ये पाल स्थापत्य कला की विशेषता है कि पाल स्थापत्य कृति के बाह्य दीवारों पे क्या है, भित्ति चित्रण का बखूबी प्रयोग हुआ है। दीवारों पे विभिन्न प्रकार के चित्र उकेरे गए हैं, जिसका नमूना कहाँ देखने को मिलता है, विक्रमशिला महाविहार में देखने को मिलता है। यहीं से हम देखते क्या है, एक स्तूप का भी एविडेंस मिलता है और क्या मिलता है, एक देव मंदिर का भी एविडेंस मिलता है। अगर स्तूप का एविडेंस मिल रहा है तो ध्यान रखिएगा कि गुप्त शासकों के काल में जिस प्रकार के स्तूप के निर्माण हो रहे थे उसे कहते हैं पूजार्थक स्तूप, मनौती वाले स्तूप, पूजा के निमित्त बनाए जाने वाले स्तूप। ठीक है, चूंकि भव्य और बड़े आकार के स्तूपों का निर्माण मौर्योत्तर काल में ही हो रहा था। गुप्त शासक ब्राह्मण धर्मावलंबी थे और उस दौर में जो स्तूप परंपरा का डेवलपमेंट हुआ, पूजार्थक स्तूप का निर्माण हो रहा था, उसी परंपरा का निर्वहन हुआ कहा, पाल स्थापत्य कला में। यहां भी देखते क्या है, पूजार्थक स्तूप के डेवलपमेंट हुए, जिसके निर्माण में ईंट गाड़े का इस्तेमाल हुआ है। कमोबेश कहीं कहीं पाषाण का प्रमाण मिल जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ईंट गाड़े का इस्तेमाल हुआ है। और बाह्य दीवारों पे भित्ति चित्रण की प्रवृत्ति है। और जिस प्रकार के स्तूप होते हैं वैसे ही निर्माण संरचना की बात करनी है कि स्तूप क्या होगा, ऊंचे चबूतरे पे होगा, जिसे निधि कहते हैं। और स्तूप का आकार क्या होगा, उल्टे अंड की आकृति का, उल्टे कटोरे की आकृति का, जिसको अंड कहते हैं। ठीक है, और स्तूप के चारों ओर जो दीवार होगा क्या कहलाएगा, वेदिका कहलाएगा। और स्तूप कैंपस में प्रवेश करने के लिए क्या होगा, तोरण द्वार होगा। और स्तूप के अपर पार्ट में क्या होगा, बेष्टनी होगा, यष्टि होगा, पताका, पतालिका, छत्र, छत्रावली होगा। ठीक है, तो इसी रूप में स्तूप के विन्यास तत्कालीन दौर में रहे होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नालंदा महाविहार परिसर का डेवलपमेंट हुआ, वहां के महाविहार के आकार प्रकार की बनावट भी ठीक उसी प्रकार है जैसा कि विक्रमशिला महाविहार का है, यानी ईंट गारा निर्मित क्या महाविहार। महाविहार की बाह्य दीवारों पे क्या, भित्ति चित्रण की प्रवृत्ति। ठीक है, जिसमें बोधिसत्व का अंकन है, महात्मा बुद्ध के जीवन घटनाओं का अंकन हुआ है, जातक कथाओं का अंकन हुआ है। इस रूप में आप देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जब आप स्थापत्य कला की बात करेंगे तो हर वक्त ध्यान रखिएगा क्या, कि जब हम बौद्ध विहार की बात कर रहे हैं, स्तूप की बात कर रहे हैं, तो उसकी शैलीगत विशेषता की बात करेंगे। तो शैलीगत विशेषता में क्या बात करेंगे, एक तो धार्मिक है, दूसरी बात क्या, ईंट गारा आधारित है, तीसरी बात क्या, बाह्य दीवारों पे भित्ति चित्रण का बखूबी प्रयोग हुआ है। और एग्जाम्पल प्रेजेंट करेंगे। ठीक उसी प्रकार देखते हैं पाल शासकों के संरक्षण में कुछ देव मंदिरों का भी विकास हुआ। जब देव मंदिरों का निर्माण हुआ तो हम एक दो देव मंदिर की चर्चा कर सकते हैं। ऐसे सिद्धेश्वर मंदिर पाल शासकों के काल में निर्मित है, बेहुलाड़ा का सिद्धेश्वर मंदिर, ये बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है। या पहाड़पुर का देव मंदिर काफी भव्य मंदिर के रूप में रहा है। गया के विष्णुपद मंदिर का अर्ध मंडप, ये पाल हिंदू स्थापत्य का बहुत ही बेहतर उदाहरण है। कहलगांव का गुफा मंदिर, ये भी पाल हिंदू स्थापत्य का बेहतर उदाहरण है। इन तमाम मंदिरों में अगर हम देखें तो पहाड़पुर का देव मंदिर क्या है, विशिष्ट है। पहाड़पुर का देव मंदिर विशिष्ट है, कहने का मतलब क्या है, आप ऐसे सोचिए कि जब मंदिर का निर्माण हो रहा होगा पाल शासकों के काल में, तो कैसे मंदिर का निर्माण हो रहा होगा। याद कीजिए, गुप्त काल में मंदिर निर्माण की परंपरा शुरू हुई, गुप्तोत्तर काल में शैलीगत स्वरूप ले लिया मंदिर ने। और तब आप देखते क्या है, नॉर्थ इंडिया में जिस पंचायतन शैली का डेवलपमेंट हुआ उसे हम क्या कहते हैं, नागर शैली कहते हैं। और ये नागर शैली का मंदिर क्या होता था, चतुष्कोणीय होता था। पूरे नॉर्थ इंडिया में जहां जहां मंदिर स्थापत्य का डेवलपमेंट हुआ वो नागर शैली का मंदिर था। लेकिन जिस क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ उस क्षेत्र की क्षेत्रीय विशेषता को लिए हुए। इसका मतलब है कि पाल शासकों के काल में बंगाल में जिस मंदिर शैली का डेवलपमेंट हुआ वो मंदिर नागर शैली आधारित मंदिर होगा। दूसरा, बंगाल की क्षेत्रीय विशेषता को लिए हुए होगा। यही वजह है कि हम बंगाल के मंदिरों को देखते हैं तो उसमें काष्ठ परंपरा का इस्तेमाल हुआ है, लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। और मंदिर कैसा है, चतुष्कोणीय है। ठीक उसी प्रकार हम देख सकते हैं क्या, पहाड़पुर से जिस मंदिर के प्रमाण मिल रहे हैं, पहाड़पुर बंगाल, पहाड़पुर से जिस देव मंदिर का प्रमाण मिल रहा है, मंदिर क्या है, इसका गर्भगृह चतुष्कोणीय है। ठीक है, गर्भगृह क्या है, चतुष्कोणीय है। मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ का विन्यास है। मंदिर निर्माण में ईंट गाड़े का इस्तेमाल हुआ है और बाह्य दीवारों पर भित्ति चित्रण का बखूबी इस्तेमाल भी है। साथ ही साथ देखते क्या है,
मंदिर के चारों कॉर्नर पे पूजा कक्ष का निर्माण हुआ है। चारों कॉर्नर पे पूजा कक्ष का निर्माण हुआ है। यही वजह है कि इस मंदिर का नामकरण कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं, गर्भ चैत्य कहते हैं या चतुशाला कहते हैं। स्पष्ट है। तो एक मंदिर के बारे में हम चर्चा करेंगे तो पहाड़पुर के देव मंदिर की बात करें। दूसरा, बर्धमान जिला में बड़ाकर एक क्षेत्र है। बड़ाकर से ढेर सारे मंदिरों की श्रृंखला का प्रमाण मिला। कई मंदिरों के प्रमाण मिलते हैं जो पाल शासकों के संरक्षण में निर्मित हुए। उसमें सबसे जो पॉपुलर है और आकार में बड़ा है वो कौन सा है, वो सिद्धेश्वर मंदिर है। आप सिद्धेश्वर मंदिर की बात करेंगे। ये सिद्धेश्वर मंदिर आकार में बड़ा मंदिर, ठीक है। सिद्धेश्वर मंदिर के बारे में कहा जाए तो इसकी विशेषता यही है कि इसके दीवारों पे बहुत खूबसूरत अलंकरण या सजावटी काम के प्रमाण देखने को मिलते हैं। स्पष्ट है। इसका मतलब है कि जब हम स्थापत्य की बात करेंगे तो हम शैलीगत फीचर की बात करेंगे तो देव मंदिर नागर शैली पे आधारित बंगाल की क्षेत्रीय विशेषता को लिए हुए, साथ ही साथ मंदिर निर्माण में ईंट गारी का इस्तेमाल हुआ है। मंदिर नागर शैली आधारित मंदिर है। इसका मतलब है कि मंदिर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित होगा और मंदिर में क्या होगा, विमान, शिखर, ग्रीवा और शीर्ष का विन्यास होगा। स्पष्ट है। साथ ही साथ मंदिर के दीवारों पे अलंकरण की प्रवृत्ति भरपूर मात्रा में देखने को मिलती है। ये पाल शासकों के मंदिर शैली की क्या है, विशेषता है। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर देखें गौर करके, जब मंदिर शैली की बात हो जाएगी तब फिर आप आगे बात करेंगे क्या, मूर्ति कला की आप बात करेंगे। मूर्ति कला की जब आप बात करते हैं तो आप देखेंगे गौर करके कि पाल शासकों के संरक्षण में जिस मूर्ति कला का विकास हुआ, इसको थोड़ा इस रूप में देखिएगा कि भारत में मूर्ति कला का डेवलपमेंट हमें तो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिल जाता है। और हड़प्पा सभ्यता के बाद अशोक स्तंभ के शीर्ष पे पशु मूर्तियों का मूर्तन या लोक कला के रूप में यक्ष यक्षिणी के मूर्तन का प्रमाण देखने को मिलता है। मौर्योत्तर काल में दो कला शैली का डेवलपमेंट हुआ स्वतंत्र पाषाण मूर्ति कला शैली के रूप में। एक को आप मथुरा कला कहते हैं, दूसरे को आप क्या कहते हैं, गांधार कला कहते हैं। गांधार कला का सब्जेक्ट मैटर बौद्ध धर्म था और मथुरा कला का सब्जेक्ट मैटर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों हुआ करता था। यानी बुद्ध की भी मूर्तियां बनती थी, तीर्थंकरों की भी मूर्तियां और हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां बनती थी। भित्ति चित्रण की दो शैली का डेवलपमेंट हुआ था मौर्योत्तर काल में ही। एक को शुंग शैली कहते हैं, दूसरे को अमरावती शैली कहते हैं। इसका मतलब है कि भित्ति चित्रण और मूर्ति निर्माण शैली की प्रवृत्ति पहले से ही चलती आ रही है। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां भी बन रही हैं, महावीर की मूर्तियां भी बन रही हैं, हिंदू देवी देवता की भी मूर्तियां बन रही हैं। गुप्त शासक ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। गुप्त शासकों ने ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया और उसी काल में देव मंदिरों का डेवलपमेंट हुआ। तो देव मंदिर में देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई। तो गुप्त शैली आधारित मूर्तियों के भी निर्माण हो रहे थे। उस वक्त सारनाथ मूर्ति कला का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। मथुरा मूर्ति निर्माण कला का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। जाहिर सी बात है कि तत्कालीन दौर में पटना यानी बिहार और बंगाल क्षेत्र में भी कलाकार मूर्ति निर्माण का कार्य करते थे। जब पाल शासकों की सत्ता आई तो इन मूर्तिकारों को अवसर मिल गया। पाल शासकों के संरक्षण में इन लोगों ने मूर्ति कला के डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया। दो कलाकार का नाम आप सुनते हैं, धीमान का नाम सुनते होंगे, बिठपाल का नाम सुनते होंगे, जिनका श्रेय है क्या, पाल मूर्ति कला के डेवलपमेंट में। कहने का मतलब शुरुआती दौर में पालों के काल में जिस मूर्ति कला का विकास हुआ होगा वो गुप्त शैली पे ही आधारित था, लेकिन धीरे धीरे कलाकारों को संरक्षण मिला, सब्जेक्ट मैटर मिला। इंपैक्ट क्या हुआ, मूर्ति कला बिल्कुल विशिष्ट रूप में उभर कर सामने आ गई। यानी गुप्तकालीन मूर्तियों से बिल्कुल इतर मूर्ति कला का क्या हुआ, डेवलपमेंट हो गया। सुने होंगे। आगे अगर देखा जाए तो पाल शासकों के काल में जिस मूर्ति कला का विकास हुआ, एक बात तो स्पष्ट है कि मूर्ति कला में निरंतरता की प्रवृत्ति है। पहले से मूर्ति कला के प्रमाण मिल रहे हैं। पाल शासकों के काल में भी मूर्ति कला का डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है। शुरुआती दौर में भी देखते क्या है, लोक कला के तहत मूर्तियों का निर्माण हो रहा था, धार्मिक मूर्तियों का निर्माण हो रहा था। पाल शासकों के संरक्षण में भी क्या हुआ, लोक कला आधारित मूर्ति कला का डेवलपमेंट और धार्मिक मूर्ति कला का विकास हो रहा है। पाल शासकों के अंतर्गत जिस मूर्ति कला का डेवलपमेंट हुआ उसमें हम देखते क्या है, धातु मूर्ति के प्रमाण मिलते हैं। दूसरा, पाषाण मूर्ति के भी प्रमाण मिल जाते हैं और मृद मूर्तियों के भी प्रमाण
मिट्टी की मूर्तियों के भी प्रमाण मिल जाते हैं। स्पष्ट है? अब यहां पे भी दो चीज को ध्यान देना है, मूर्ति कला के क्षेत्र में शैलीगत विशेषता और दूसरा क्या, मूर्ति कला के क्षेत्र में क्या उदाहरण। यानी यहां पे हमें शैलीगत विशेषता को भी जानना है और दूसरा क्या जानना है, दूसरा हमें इसके उदाहरण को जानना है। ध्यान है, यही दो पार्ट पे अगर आपकी पकड़ है आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप ऐसे सोचिए, धातु की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता में कांसे का इस्तेमाल होता था, कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी। जस्ट देखते पाल शासकों के काल में भी कांसे की मूर्तियों का निर्माण हुआ, कहीं कहीं अष्टधातु की मूर्तियों के भी प्रमाण मिल गए हैं। ठीक है, दूसरी बात, पाषाण मूर्ति का निर्माण, मृद मूर्तियों का निर्माण, ये परंपरा में पहले से ही है, पाल आर्ट के अंतर्गत भी हम ये देखते हैं। लेकिन यहां पे पहले तब ध्यान देना है कि धातु मूर्तियों का निर्माण कैसे होता है। जैसे पहले हो रहा था ब्रस्ट मोम विधि, द्रवी मोम विधि, धातु को गलाकर पिघलाकर सांचे में ढालकर मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। पाषाण की मूर्तियां या मृद मूर्तियों का निर्माण हो रहा है, ये क्या है, हस्तकला की कुशल कारीगरी पे आधारित है। यानी हस्तनिर्मित मूर्तियों का निर्माण हो रहा है, क्या पाषाण मूर्तियां बन रही या मृद मूर्तियां बन रही। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, यानी पाल काल में जिस मूर्ति कला का विकास हुआ, तो ये ध्यान दीजिएगा कि जिस धातु मूर्ति का डेवलपमेंट हुआ वो क्या था, कांस्य मूर्ति का डेवलपमेंट हो रहा था। दूसरा पाषाण मूर्ति का निर्माण हो रहा है, तो ये गया, मुंगेर, ठीक है, वहां के भूरे काले बैसाल्ट पत्थरों के इस्तेमाल हो रहे हैं, उसी से क्या हो रहा था, पाषाण मूर्तियों का निर्माण हो रहा था। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि पाल मूर्ति कला का विषय वस्तु क्या है। याद रखिएगा, मुख्य रूप से विषय वस्तु क्या है, बौद्ध धर्म। यही वह दौर है जिस काल में महायान के अंतर्गत एक और शाखा का डेवलपमेंट हुआ बौद्ध धर्म में, जिसे हम क्या कहते हैं, वज्रयान कहते हैं। और वज्रयान में बुद्ध को क्या कहा गया, वज्रपाणी कहा गया है, पदम पानी कहा गया है, रत्न संभव कहा गया है, अक्षोम्य कहा गया है, ठीक है, पंच ध्यानी कहा गया है। आप ऐसे सोचिए कि तत्कालीन दौर में महात्मा बुद्ध को इस रूप में नामकरण किया गया। इसका मतलब है इस दौर तक आते आते महात्मा बुद्ध क्या हो गए, विष्णु के अवतार के रूप में स्थापित हो गए। पदम पानी विष्णु कहाँ, स्वर्ग में है, ठीक है। और यहां भी कहा जा रहा है क्या महात्मा बुद्ध स्वर्ग में है, पुनः आएंगे। क्यों? महात्मा बुद्ध दया के सागर है, करुणा के सागर है, लोगों को निर्वाण दिलवाने के लिए पुनः आएंगे, दुखों को दूर करने के लिए पुनः आएंगे। और ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत इस वक्त तक महात्मा बुद्ध क्या हो गए, विष्णु के अवतार के रूप में मान्य हो गए। इसका मतलब है कि जिस वज्रयान का डेवलपमेंट हो रहा है, कब, पाल शासकों के काल में, उस वक्त तक हम देखते क्या है, बौद्ध धर्म पर वैष्णव धर्म का प्रभाव, बौद्ध धर्म पे शाक्त मत का प्रभाव, इसका मतलब बौद्ध मत पर तंत्रवाद का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। तो मूर्ति कला का मुख्य सब्जेक्ट मैटर क्या है, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में भी किया, बौद्ध धर्म में भी वज्रयान शाखा का प्रभाव देखने को मिलता है। और इस वज्रयान शाखा पर प्रभाव किसका, हिंदू धर्म के शाक्त मत का प्रभाव, ठीक है। यही वजह है कि वज्रयान पे तंत्रवाद का आपको प्रभाव दिख जाता है। लेकिन पाल शासकों ने लोक रुचि का भी ख्याल रखा है, इसलिए पाल शासकों के अंतर्गत हम देखते क्या हैं कि जैन तीर्थंकरों की भी मूर्तियां बनाई जा रही हैं। और साथ ही साथ देखते क्या है, हिंदू देवी देवता की भी मूर्तियां बनाई जा रही हैं। यानी तीनों प्रकार की मूर्तियां देखने को मिलता है, बौद्ध मूर्ति जिसकी अधिकता है, दूसरा क्या, जैन तीर्थंकर की मूर्ति, और तीसरा क्या, ब्राह्मण देवी देवता की मूर्तियां देखने को मिल जाती हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि पाल मूर्ति कला के अंतर्गत देखते क्या है, जिस रूप में मूर्ति कला का डेवलपमेंट हुआ उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर है। क्या फीचर है? इस काल में जो मूर्तियों का निर्माण हो रहा है वो शिल्प शास्त्रीय विधान के अनुरूप मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। चूंकि इस वक्त तक आते आते तमाम देवताओं की विशेषताएं लगभग क्लियर हो चुकी थी, तो जिन देवताओं का निर्माण होता था उनकी विशेषताओं को लिए हुए देवताओं का निर्माण होता था। यानी एक शिल्प शास्त्र परंपरा के आधार पर मूर्तियां बनने लगी थी कि शिव की मूर्तियां ऐसे ही बनेगी, विष्णु की मूर्तियां इसी रूप में बनेगी। पाल काल के कलाकारों ने भी इसी शिल्प शास्त्रीय विधान के तहत मूर्ति कला का डेवलपमेंट किया, मूर्तियों का निर्माण किया। क्यों? चूंकि उस वक्त तक आते आते देवता का स्वरूप लगभग फिक्स हो चुका था कि हर एक देवता की मूर्ति किस रूप में बनेगी। पाल शासकों ने उसी रूप में मूर्तियों का डेवलपमेंट किया। लेकिन चूंकि बौद्ध धर्म पर वज्रयान का इंपैक्ट था,
या आप कह सकते हैं क्या कि तत्कालीन दौर में कला पर आप देखते क्या है कि ये बौद्ध धर्म का इम्पैक्ट पड़ रहा है। यही वजह है कि अगर देव मूर्तियों का निर्माण होता है तो देव मूर्तियों में भी नारी सुलभ गुणों का समावेश हुआ है। फेमिनाइन गुण लिए हुए देव की मूर्तियां यानी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई। दूसरी बात, अगर स्त्री की मूर्ति बनी, चूंकि उसी वक्त आप देखते क्या है कि महात्मा बुद्ध को तारा के साथ, जागली के साथ, अपराजिता के साथ जोड़ दिया गया। महाश्री तारा की मूर्तियों का निर्माण हो रहा है, जागली की मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। तो जिन मतलब कि देवियों की मूर्तियों का निर्माण हो रहा है, रमणीय सुंदरता और कमनीय काया के साथ क्या हुआ, उनका मूर्तन किया गया, यानी उनके सौंदर्य को बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करने की कोशिश की गई। ठीक है, देव मूर्तियों का निर्माण हुआ, स्त्रियोचित गुण लिए हुए देव मूर्तियों का निर्माण हुआ। यही वजह है कि पाल मूर्ति कला के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई, अलंकरण आभूषण से युक्त मूर्तियां बनाई गई। विरागी बुद्ध को सांसारिक बुद्ध के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश किया गया। ठीक है, यह कला का एक पॉजिटिव पक्ष भी है। अलंकरण आभूषण की अधिकता के कारण गुप्त काल की तुलना में मूर्तियां ज्यादा सुंदर जरूर हो गई, लेकिन मूर्तियों का भाव पक्ष थोड़ा कुंठित हो गया। बुद्ध में बुद्धत्व तो नहीं दिखाई देता है। यह क्या है, कला का एक कमजोर पक्ष है। जिन बुद्ध मूर्ति का निर्माण हुआ, बोधिसत्व का निर्माण हुआ, बोधिसत्व की मूर्तियां बन रही हैं। ठीक है, वज्रपाणी बुद्ध की मूर्ति बन रही है, महाश्री तारा की मूर्ति बन रही है। तो आप देखेंगे कि मूर्तियों में मुद्रा का विशेष रूप से इस्तेमाल हुआ, यानी महात्मा बुद्ध की मूर्ति आसन मुद्रा में, अस्थानक मुद्रा में, बैठी हुई मुद्रा में, खड़ी मुद्रा में महात्मा बुद्ध की मूर्ति, अभय मुद्रा में महात्मा बुद्ध की मूर्ति, भूमि स्पर्श मुद्रा में महात्मा बुद्ध की मूर्ति। इस आर्ट के अंतर्गत जिस मूर्ति का डेवलपमेंट हुआ, देखते क्या है, सामान्य तौर पे देवताओं का जो प्रोजेक्शन हुआ है वो इकहरे या दोहरे कमलासन पे स्थापित देवता की मूर्तियां बनाई गई, यानी कमल के फूल पे देवता को बैठा हुआ क्या किया गया, दिखाया गया है। चाहे वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति हो या फिर गणेश की मूर्ति हो, उमा महेश्वर की मूर्ति हो या सूर्य की मूर्ति हो, कमलासन पे स्थापित सूर्य की प्रतिमा के प्रमाण मिल जाते हैं। मतलब स्पष्ट है क्या भाई? तो इस दौर में जो मूर्तियां बन रही हैं, उस मूर्तियों की विशेषता है कि शिल्प शास्त्रीय विधि के अनुकूल मूर्तियों का निर्माण हुआ। दूसरी बात, मूर्तियों में अलंकरण आभूषण की क्या है, अधिकता है। वज्रयान के इम्पैक्ट के कारण, शाक्त मत के प्रभाव के कारण देव मूर्तियों में भी स्त्रियोचित गुणों का प्रभाव दिखता है, नारी सुलभ गुणों का समावेश दिखता है। बुद्ध की मूर्तियों को देखें तो विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के साथ बुद्ध की मूर्तियां बनाई है, लेकिन इसके साथ ही साथ देखते क्या है, जैन तीर्थंकर की भी मूर्तियों के प्रमाण मिलते हैं। साथ ही साथ हम देखते क्या है, हिंदू देवी देवता के मूर्तियों के प्रमाण मिलते हैं। तब आप एग्जाम्पल प्रेजेंट कर देंगे, चूंकि आज कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो पटना संग्रहालय में है, कुछ ऐसी मूर्तियां हैं कलकत्ता संग्रहालय में है, बोस्टन संग्रहालय में, राजशाही संग्रहालय में है। तो ऐसे तमाम क्षेत्रों से आप देख सकते हैं कि इस काल की मूर्तियों के प्रमाण मिलते हैं। धातु मूर्ति विशेष रूप से नालंदा, कुर्किहार, भागलपुर के पास अंतिचक, इमादपुर, इन तमाम क्षेत्रों से धातु की मूर्तियां मिल रही हैं, जिसमें बुद्ध की मूर्तियां, बोधिसत्व की मूर्तियां, महाश्री तारा की मूर्तियां या स्तूप की आकृति धातु की बनी हुई है, देखने को मिल जाता है। पाषाण मूर्तियों के रूप में देखें, नालंदा से उमा महेश्वर की मूर्ति, चौसा से जैन तीर्थंकर की मूर्ति, संथाल परगना से कमलासन पर स्थित सूर्य की मूर्ति का प्रमाण। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं, और कहां से, आपका पटना से और भी प्रमाण आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप बात करते हैं क्या, नृत्य मुद्रा में गणेश की मूर्ति का प्रमाण। ऐसी ढेर सारी मूर्तियों के प्रमाण मिलते हैं। तो आप शैलीगत फीचर्स को लिखेंगे और साथ ही साथ एग्जाम्पल को आप प्रेजेंट कर देंगे, तो आपका क्या हुआ, मूर्तिकला के बारे में आपने प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब अगर हम देखते क्या है कि मूर्तिकला के अतिरिक्त कला का एक और रूप है जिसका प्रमाण मिलता है, जो पाल शासकों से संबंधित है, पाल कला का एक पार्ट है। इसे क्या कहते हैं, चित्रकला कहते हैं। चित्रकला का दो रूप आपको देखने को मिलता है। चित्रकला का एक रूप देखें तो ये क्या है, पांडुलिपि चित्रण है। पांडुलिपि चित्रण कहने का मतलब क्या है कि भाई पुस्तक पे चित्रण है ना। जनरली उस वक्त ताड़पत्र का इस्तेमाल होता था, तो ताड़पत्र पे ही ऐसे पांडुलिपि का चित्रण हुआ है। आपने नाम सुना होगा क्या, अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता, है ना। चित्रण की प्रवृत्ति देखने को मिलता है।
पांडुलिपि पे चित्रण क्या है? जातक कथाओं का अंकन हुआ है, बुद्ध के जीवन घटनाओं का अंकन हुआ, बोधिसत्व का चित्रण हुआ है, लोक जीवन से संबंधित एक्टिविटी का चित्रण हुआ है, जिसमें सहायक रंग का प्रयोग हुआ, ठीक है, जिसमें प्राथमिक रंग लाल, काला, सफेद रंग का भी इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भित्ति चित्रण की प्रवृत्ति भी आपको देखने को मिल जाती है। भित्ति चित्रण की प्रवृत्ति यह भी पहले से ही देखने को मिलता है। याद कीजिए, शुंग काल में या अमरावती शैली के अंतर्गत स्तूप के दीवारों पर चित्र उकेरने की प्रवृत्ति। आगे कालक्रम में आप देखते क्या है, चैत्य का डेवलपमेंट हुआ पोस्ट मौर्य पीरियड में। पोस्ट मौर्य पीरियड से लेकर गुप्त काल तक चैत्य का निर्माण हुआ। अजंता, एलोरा, ठीक है, कार्ले, नासिक, ऐसे ढेर सारी चैत्यों के डेवलपमेंट हुआ। उसके दीवारों पे भी चित्र उकेरे गए हैं। तो जो अजंता में चित्र उकेरने की भित्ति चित्रण की प्रवृत्ति थी कि भाई दीवार पे लेप लगाकर प्लास्टर करके नुकीलो चीजों से मतलब कि चित्र को उकेर करके उसमें रंग भरा जाए, ठीक उसी प्रकार के भित्ति चित्रण की प्रवृत्ति जो अजंता शैली पे आधारित है आपको देखने को मिलता है। कहां से? नालंदा के पास एक जगह है जिसका नाम है सराय, ठीक है, या कहलगांव। कहलगांव का क्या है? गुफा मंदिर, ठीक है। यानी यहां से आपको क्या मिलता है, या आप गया के बौद्ध विहार की बात कर सकते हैं। यहां से भित्ति चित्रण की प्रवृत्ति पर्याप्त रूप में देखने को मिलती है, जिसपे अजंता के भित्ति चित्रण का इंपैक्ट दिखता है, जिसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? बौद्ध घटनाक्रम। जिसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? हाथी, घोड़ा, बोधिसत्व की मूर्तियां उकेरी गई, ठीक है। ऐसे तमाम चित्रकला शैली के प्रमाण आपको मिल जाते हैं मूर्तिकला, स्थापत्य कला के। अब अगर क्वेश्चन ये पूछता है क्या कि भाई पाल कला की विशेषताओं को प्रेजेंट करें, तो आप जब भूमिका देते हैं तो आप बताते हैं क्या कि पाल कला शैली का डेवलपमेंट पाल शासकों के संरक्षण में है ना। पाल कला शैली का विकास क्या? बंगाल और बिहार क्षेत्र में, इसीलिए इसको मगध बंग शैली कहते हैं, जिसके अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास हुआ, चित्रकला का विकास हुआ, मूर्तिकला का विकास हुआ, जिसने न सिर्फ भारत को प्रभावित किया बल्कि भारत से बाहर अन्य कई देशों को भी प्रभावित किया। जैसे याद कीजिए, वज्रयान का तिब्बत में प्रवेश हुआ 7वीं 8वीं सदी में। आचार्य कमलशील, आतिशा दीपंकर जैसे बुद्धिस्ट तिब्बत में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, वज्रयान का प्रसार कर रहे थे। तिब्बत का राजधर्म बन गया क्या? वज्रयान। वहां भी स्तूप और बिहार के डेवलपमेंट शुरू हो गए। इसका मतलब है कि ये कला ने तिब्बत के आर्ट को प्रभावित कर दिया। साउथ ईस्ट एशिया के स्टूडेंट पढ़ते थे कहां? विक्रमशिला में। विक्रमशिला से पांडुलिपि कहां? साउथ ईस्ट एशिया पहुंचता था। तो जाहिर सी बात है कि इस आर्ट ने प्रभावित किया साउथ ईस्ट एशिया के आर्ट, नेपाल के आर्ट को प्रभावित किया। तो यह सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत से बाहर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसके इस महत्व के आधार पे और शुरुआत में जो आपने फीचर्स लिखा उसके आधार पे आप भूमिका का निर्माण कर देते हैं, और तब विशेषता को जब लिखना होता है तो आप स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, शैलीगत विशेषता उदाहरण के साथ प्रेजेंट करते हैं, आपका आंसर होता है, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भाई आलोचनात्मक मूल्यांकन करें या परीक्षण करें, तो हमें पाल आर्ट के लिमिटेशन को प्रेजेंट करना होता है। आप गौर करके आपने सुना होगा तो आपको लगा होगा पाल आर्ट के कुछ कमजोर पक्ष है, कुछ लिमिटेशन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें तो पाल कला पे क्या है, शासकों की धार्मिक रुचि का इंपैक्ट ज्यादा दिखता है। यानी शासकीय संरक्षण में कला का विशेष पक्ष डेवलप रूप में दिखता है। इसलिए आपको लगता क्या है, बौद्ध विहार के निर्माण ज्यादा हुए, महात्मा बुद्ध, बोधिसत्व की मूर्तियां ज्यादा बनाई गई, मूर्तिकला का मेन सब्जेक्ट मैटर यही था। पांडुलिपि चित्रण, भित्ति चित्रण का भी मुख्य सब्जेक्ट मैटर यही रहा। इसका मतलब है कला पे धर्म विशेष का प्रभाव, कला पे शासकीय रुचि की प्रधानता, ये क्या है, कला का कमजोर पक्ष है। क्योंकि तत्कालीन दौर में ब्राह्मण धर्म अपने पिक पर हुआ करता था। इसका मतलब है कि लोगों का विश्वास, लोगों की आस्था बौद्ध धर्म की तुलना में ब्राह्मण धर्म के प्रति ज्यादा रहा होगा। क्योंकि इस वक्त तक महात्मा बुद्ध भी विष्णु के अवतार हैं, तो जाहिर सी बात है कि ब्राह्मण धर्म का इंपैक्ट ज्यादा होगा। लेकिन ब्राह्मण धर्म की तुलना में हम देखते क्या है, बौद्ध कलाकृति का डेवलपमेंट ज्यादा है। इसका मतलब है कि शासकीय रुचि की प्रधानता है और धर्म विशेष वज्रयान का इंपैक्ट ज्यादा है। ये क्या है,
लिमिटेशन है। दूसरी बात, महात्मा बुद्ध बैरागी निर्वाण प्राप्ति के लिए, दुखों के अंत के लिए, समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए गृह का त्याग किया, भिक्षुओं सा पूरा जीवन जिया, और उस बैरागी बुद्ध का प्रोजेक्शन पाल आर्ट में क्या, सांसारिक बुद्ध के रूप में अलंकरण आभूषण से युक्त महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। क्या है ये कला का थोड़ा कमजोर पक्ष है, कमजोर पक्ष है। दूसरी बात, अलंकरण आभूषण की अधिकता के कारण क्या हुआ, देवताओं की मूर्तियों को अगर देखें तो उसका भाव पक्ष ही कुंठित हो जाता है। अब महात्मा बुद्ध को अलंकरण आभूषण रंग रोगन के साथ अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो क्या बुद्ध में वैराग्य दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। यानी बुद्ध में बुद्धा तो नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब है कि जिस प्रकार गुप्तकालीन आर्ट में जो भाव पक्ष दिखाई देता है, उस प्रकार पाल आर्ट के अंतर्गत हम मूर्तियों को देखते हैं तो इसका भाव पक्ष कुंठित सा हो गया है, कमजोर हो गया है, इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात, अगर हम पाल मूर्ति कला को देखते हैं तो धार्मिक असहिष्णुता की भी प्रवृत्ति दिखाई देती है। धर्म समन्वय की प्रवृत्ति इसका फीचर है। विभिन्न धर्म के प्रमाण देखने को मिल जाते हैं, लेकिन धार्मिक असहिष्णुता की प्रवृत्ति दिखती है। कैसे कर सकते हैं? तब आप देखते क्या है, जागली अपराजिता के द्वारा गौरी गणेश को प्रताड़ित करते हुए एक दो जगह मूर्ति में दिखाया गया। ये क्या है? धार्मिक असहिष्णुता का प्रदर्शन। ये कला का क्या है? कमजोर पक्ष है। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो कोई खास ये लिमिटेशन तो नहीं है, क्योंकि प्रारंभ से ही मूर्तियां जब बनाई जाती थी तो अग्रभाग में जो कलात्मकता होती थी पश्च भाग में सामान्य तौर पे नहीं होती थी। तो पाल मूर्तियों में भी हम देखते क्या है, अग्रभाग में जो कलात्मकता दिखाई देती है, पश्च भाग में कलात्मकता नहीं दिखाई देती है। लेकिन पाल मूर्ति कला का एक फीचर है कि इसके पृष्ठ भाग पे, पश्चिम भाग पे तिथि का अंकन हुआ। ठीक है। इसका मतलब है कि किस द्वार की कौन सी मूर्ति बनी हुई है, इसका आप आकलन कर सकते हैं। इतिहास लेखन में यूजफुल है। ये इसकी क्या हो जाएगी? महत्ता हो जाएगी। आई बात समझ। दूसरी बात, ऐसे सोचिए कि जिस गुप्त काल तक आते आते बौद्ध धर्म का अवसान शुरू हो गया। गुप्तों के बाद एकमात्र शासक हर्षवर्धन था जिसने बौद्ध धर्म को थोड़ा समर्थन दिया। आगे राजपूत युग में किसी भी शासक ने बौद्ध धर्म को समर्थन नहीं किया। भारत में ही बढ़ी, डेवलप हुई, भारत में ही पलपी, पल्लवित, पुष्पित ये धर्म जो विश्व धर्म के रूप में स्थापित हुआ, भारत में इसका ह्रास शुरू हो गया। उस ह्रासोन्मुख दौर में पाल शासकों ने या पाल शासकों के संरक्षण में क्या हुआ, बौद्ध धर्म का न सिर्फ डेवलपमेंट हुआ बल्कि बौद्ध धर्म का विस्तार भी हुआ, और साथ ही साथ बौद्ध कलाकृति का डेवलपमेंट इस रूप में हुआ कि क्षेत्रीय कला से अखिल भारतीय कला के रूप में स्थापित हो जाता है। ये क्या है? इसका इंपॉर्टेंस है। इस आधार पे आप निष्कर्ष को भी प्रेजेंट करते। अगर पूछता आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो इन लिमिटेशंस के आधार पे आप आलोचनात्मक मूल्यांकन भी प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये मैंने बात किया समझाने के लिए कि भाई इस रूप में आप इसको देख सकते हैं पाल आर्ट को। अगर क्वेश्चन पूछता है विशेषताओं को लिखें तो पूरी विशेषता को लिखें। अगर आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछता है तो अभी मैंने बात की जिस लिमिटेशन को, इस लिमिटेशन के बाद अपनी राय को आप प्रेजेंट करेंगे। या अगर पूछता है कि पाल कला की विशेषताओं को लिखें तो तीनों शैली की विशेषता को प्रेजेंट करें। अगर पूछता है इसके महत्व को लिखें तो आप लिख सकते हैं कि जिस संक्रांति फेज में इस आर्ट का डेवलपमेंट हुआ, जबकि ये आर्ट पतनोन्मुख स्थिति में था, बौद्ध धर्म अवसान की ओर था, इस आर्ट के माध्यम से बौद्ध धर्म का क्या हुआ? विकास हुआ। बौद्ध धर्म का अंतर क्षेत्रीय क्या हुआ? विकास हुआ, अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित हुआ, और दूसरे देश में भी क्या हुआ? बौद्ध धर्म के प्रसार का मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये अवसर मिला। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंस है। इस आधार पे आप अपने निष्कर्ष को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि नहीं ये सुनकर फायदा हो रहा है तो आप लोग ओके करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। तो मैं इसी प्रकार हर एक टॉपिक पे मैं क्लास देता रहूँगा, और मुझे लगता है कि आप सुन के समझ सकते हैं, बहुत कुछ याद हो सकता है, और आप एक आध कोई किताब को पढ़ के आप आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। चूँकि सिस्टमेटिक अगर मैं लिखूँ उसको और बताऊँगा तो बहुत लंबा टाइम होगा, और आप उतना देर तक आप वीडियो को झेल नहीं सकते हैं, दिक्कत हो जाएगी। वो क्लास में ही संभव है। ठीक है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास जब शुरू होगा तो फिर किसी एक टॉपिक को हम लेके आते हैं 1-2 दिन में। तो किसी एक और आर्ट को देखेंगे, एक मॉडर्न आर्ट को भी फिर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है।